बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश सेक्शन मॉक टेस्ट। और ये 40 एमसीक्यूज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एफजीआई, ईएसटी, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट और लाइब्रेरियन टेस्ट के लिए, जो कि आपका आई थिंक 7 जून को होने जा रहा है। तो ये 40 एमसीक्यूज़ अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है वो ज़रूर कवर हो जाएगा पेपर में। और इसको समझते हैं विद एग्जांपल्स कि अगर ये एमसीक्यूज़ इस तर्ज पे आ सकता है तो इसका दूसरा वर्जन क्या हो सकता है, किस तर्ज पे आ सकता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगेन एक चीज़ बताता चलूँ कि ये सिर्फ ईएसटी वालों के लिए नहीं है, इसमें सारे यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट और लाइब्रेरियन सब के लिए, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन सब में इंक्लूडेड है। ओके, पहले पार्ट में हम देखेंगे फाउंडेशनल मैकेनिक्स एंड बेसिक ग्रामर, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, पहला सेंटेंस है, ये जो पहला एमसीक्यूज है वो है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम यस्टरडे। अब इसका जो ऑप्शन है वो है वाज, वर, इज या आर। इन चारों में से क्या आ सकता है। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वर। देखो, जब भी स्टूडेंट्स की बात होंगी, यानी जो सब्जेक्ट तो खैर यहाँ पे आप कह सकते हैं टीचर है, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये भी एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। जब भी कोई प्लूरल हो, जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी तरह हमारे पास बुक्स, ठीक है, जो चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, अगर प्लूरल है तो इसके आगे फिर हमेशा हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वर। वर इज एक्चुअली द राइट ऑप्शन, क्योंकि वर when subjects are connected by neither or nor the verb agrees with the closer subject, यानी students is plural। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ जो है वर लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे नीदर या नोर वाले, तो उसमें हमेशा अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, मीन्स यहाँ पे प्लूरल आएगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सपोज स्टूडेंट होते, सिर्फ एस नहीं लगता, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर वाज में लगा लेता। ठीक है, तो अब ये इस तर्ज का एमसीक्यू अगर किसी भी फॉर्म में आ जाता है, किसी भी शेप में आ जाता है, तो आप इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको ये रूल्स याद हो जो अभी मैंने आपको समझाए। और एक और चीज़, अगर इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है कि आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द जूरी गेव अ यूनानिमस वर्डिक्ट ऑफ इनोसेंस टू द यंग मैन। ठीक है, अब इसमें कॉमन नाउन क्या है, जूरी है, वर्डिक्ट है, इनोसेंस है, मैन है। मैन जो है इस पे हमारे पास कॉमन नाउन है। उसकी वजह क्या है, कॉमन नाउन अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन, कॉमन नाउन इज अ नाउन विच इज फाउंड या विच वी फाइंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं। मैन है, इंसान है, हर जगह दुनिया के किसी कोने में भी जाओगे तो इंसान पाया जाएगा। ठीक है, चोर जैसे जो रोबर होता है, ठीक है, डाकू वगैरह, ये भी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। स्टूडेंट जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये एक और होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो कि ख़ास होता है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ क़ायद आज़म, अब क़ायद आज़म तो पाकिस्तान का ही है, तो भाई इसके बाद कोई दूसरा क़ायद आज़म तो नहीं आया कि मैं ये कहूँ कि यार न्यूजीलैंड का भी एक क़ायद आज़म हुआ करता था। ठीक है, तो वो गलत होगा। प्रॉपर नाउन जो है दैट इज समथिंग एल्स, कॉमन नाउन इज जो कि हर जगह पाए। कॉमन का मतलब ये क्या, आम, उर्दू में कहते हैं ना आम। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट, द थर्ड MCQs. Fill in the blanks with the correct pronoun. Every teacher must submit dash lesson plan by Friday afternoon. यहाँ पे क्या हो सकता है, their, his और her, there are, they are या our. Every teacher must submit his or her lesson plan by Friday afternoon. तो यहाँ पे pronoun जो है वो कौन सा होगा, his और her लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, एवरी टीचर की बात हो रही है, यानी एक एक बंदे की बात हो रही है। मतलब स्टाफ रूम में बहुत सारे बंदे बैठे हैं, तो मैं उसको क्या कहता हूँ,
एवरी वन ऑफ यू। मैंने यानी मैं एक एक को हिंट तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने एवरी वर्ड यूज़ किया, सो इट मीन्स आई एम पॉइंटिंग आउट ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे हिज और हर आएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर लड़के देर लगा लेते तो ये गलत हो, ये लड़कियाँ देर लगा लेती तो ये गलत होगा। और एक और चीज़, कुछ कमेंट्स में देखता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि सर इतना डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं है, तो ओ भाई कंपटीशन इतना टफ है, आपको क्या लगता है टेस्ट इतना इजी होगा? टेस्ट अगर आपको इजी आता भी है तो कुछ पार्ट इजी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आप इस चीज़ में ना, इस खुशफहमी में ना रहें कि टेस्ट जो है बहुत इजी होगा, या जनरल साइंस का होगा तो वो बहुत इजी होगा, या इंग्लिश का जो पोर्शन होगा बड़ा इजी होगा। तो आप लोगों ने हर चीज़ कवर करनी है अगर वाकई पास होना है, कुछ करना है, अदरवाइज जस्ट इग्नोर और जाके मुंह उठा के बस पेपर दे के और निकल आओ। Okay, then we have the fourth one. Choose a sentence with the correct punctuation. Wow, that is a beautiful painting. पहला है। दूसरा है wow, that is a beautiful painting. यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र नहीं आ रहा। फिर तीसरा है wow, wow के बाद मैंने कोमा लगा लिया, what that is a beautiful painting, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। फिर wow, फिर अगेन मैंने एक्सक्लेमेशन, that is a beautiful painting। अब इसमें कौन सा सही होगा? देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मिस्टेक्स है इसमें। सबसे पहला मिस्टेक, इंटरजेक्शन रिक्वायर्स एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। यहाँ पे इंटरजेक्शन वाव, जो कि इंटरजेक्शन है, तो इसके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। दैट का जो द है यानी टी है वो भी मैंने कैपिटल कर दिया। अब ये सेंटेंस सही है, सो राइट ऑप्शन इज बी, वाओ दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। जब भी ग्रामेटिकल या पंक्चुएशंस की बात आती है तो उसमें आप लोगों ने ये जो कैपिटलाइजेशन है ये सारी चीज़ें देखनी है। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट MCQ, दैट इज व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बैड। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव क्या है? ठीक है, तो एक सिंपल है, एक सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, तो इसका बैड का क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, चलो आप लोग खुद गेस करें क्या हो सकता है इसका। बैडर, मोर बैड, वर्स या वर्स्ट, क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स दैट इज टू मच इजी, दैट इज वर्स। ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म जो है इसका क्या होगा? वर्स होगा, वर्स्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। द इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड इज वर्स, सुपरलेटिव इज वर्स्ट। कंपैरेटिव का वर्स है, और अगर सुपरलेटिव की बात होगी तो फिर वर्स्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे उसने मेंशन किया होता कि भाई सुपरलेटिव फॉर्म का है तो फिर वर्स्ट आ जाता, लेकिन अगर उसने कंपैरेटिव फॉर्म की बात की तो फिर आपने वर्स लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, द स्कूल लाइब्रेरी इज लोकेटेड डैश द सेकंड फ्लोर ऑफ द मेन बिल्डिंग। इसमें क्या होगा? कौन सा प्रपोजिशन लगेगा? इन, एट, ऑन, इनसाइड। द स्कूल लाइब्रेरी इज लोकेटेड ऑन द सेकंड फ्लोर। क्यों? वी यूज द preposition on for designated building floors। ठीक है, he is on the first floor, I am on the first floor। when someone calls me, he says to me or she says to me, where are you Mr. Rahman? So I will definitely say that I'm on the second floor, just come there। ठीक है, तो इस तरह on जो है वहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं, मतलब on जो है फ्लोर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सो on is the right option, C। Identify the tense, by next month we will have completed the entire English syllabus। कौन सा टेंस है? बड़ा इजी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है, यानी सिंपल फ्यूचर है। बहुत से लोग फ्यूचर कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो है नहीं। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह है यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया कंप्लीटेड। ठीक है, फिर विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर मैं उर्दू में चेंज करूँ, विल हैव कंप्लीटेड द इंटायर इंग्लिश सिलेबस, यानी अगले मंथ हम इंग्लिश सिलेबस, तमाम इंग्लिश सिलेबस मुकम्मल कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा अगर मैं इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, सो अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंसेस पता नहीं आप लोगों के क्लियर है या नहीं है। पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके मेरे पास बुक्स पड़े हैं जो कि मेरे ख़ुद के हैं। तो अगर
आप इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़्यादा, और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखे इंग्लिश को कि यार बस पेपर दे के इंग्लिश का मैं बाढ़ में जाए इंग्लिश। भाई इंग्लिश आपके हर जगह काम आनी है, ये चीज़ अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिएगा। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होगा इसमें? RECIEV है, RECEIV है। इसमें तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। क्या हो सकता है इसमें? ऑफ कोर्स RECEIVE। ठीक है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ये तो इजी है, जिसको थोड़े बहुत स्पेलिंग्स का पता हो उसने ये ज़रूर, उसके लिए इजी होगा। फिर सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। शी इज़ डैश ऑनरेबल मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या हो सकता है? शी इज़ डैश, शी इज़ एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एन जो है आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर व्हाई यू आर यूजिंग एन, हियर वी हैव एच। एच जो है हमारे पास साइलेंट है, तो ओ को आपने प्रोनाउंस करना है। ठीक है, जब आप ओ को प्रोनाउंस करेंगे तो फिर वावल बन जाएगा। तो वावल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, तो एन बन जाएगा। शी इज़ एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो स्किप नहीं करना, अभी आगे और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ और भी होंगे। आप लोगों को लग रहा हो कि यार तो बड़ा इजी है स्टार्ट में। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फोकस? फोकस का प्लूरल फॉर्म क्या है? वाह, क्या वर्ड है, अब पता चलेगा। सबसे पहले उसने लिखा है फोकसेस, सेकंड फोकी, थर्ड फॉक फैसेट्स, और डी जो है क्या है? बोथ ए एंड बी। वाह, पता है इसमें दोनों सही है। बोथ ए एंड बी जो है ये राइट ऑप्शन है। फोकस, फोकसेस या फोकी, दोनों वर्ड सही है, दोनों का जो है वो बन सकता है प्लूरल फॉर्म। फिर उसके बाद है कि चेंज द वॉइस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग काइट्स इन द ओपन फील्ड। क्या हो सकता है? पैसिव वॉइस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते, बल्कि पहले टेंसेस पे काम करो, टेंसेस पे काम करोगे तो फिर उसके बाद पैसिव वॉइस कुछ कर पाओगे। ओके, क्या है? पहले सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग काइट्स इन द ओपन फील्ड। ये सेंटेंस किस, कौन से टेंस का है? ये सबसे पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज आर एम एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? काइट्स आर फ्लोन बाय द चिल्ड्रन इन द ओपन फील्ड। काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन इन द ओपन फील्ड, या काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन इन द ओपन फील्ड। सी इज द राइट ऑप्शन। उसकी वजह है जब भी हम हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे इज आर एम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब इसका क्या बनेगा? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर बीइंग आया हुआ है। ठीक है, सो द काइट्स आर बीइंग फ्लोन, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में लगेगा। इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, बाय द चिल्ड्रन इन द ओपन फील्ड। उसके बाद है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का क्या मतलब है? बड़ा इजी है यार, चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। पता नहीं आप रहमदिल है या नहीं। आप सोचिए क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स दैट इज काइंड। काइंड जो है इसका सिनोनिम है। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, पता नहीं आप रहमदिल है या नहीं। तो रहमदिल से मतलब क्या है? बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट। ठीक है, बेनिवोलेंट नहीं है। ठीक है, यह चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए कि बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट। ठीक है, जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन में मसला हो तो इसको ब्रेक डाउन किया करें, बी नी वुलेंट, वो लेंट। तो इसका जो वो बनेगा सिनोनिम वो काइंड है। फिर उसके बाद कंप्लीट द इडियम। डोंट जज अ बुक बाय इट्स पेजेस। अब मैं उमर अकमल तोड़ी हूँ, ठीक है, या तुम उमर अकमल तोड़ी हो। पता नहीं उमर अकमल ने गलती की थी या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस था। अगर ये इडियम उमर अकमल के पास जाए तो वो कहेगा डोंट जज अ बुक बाय इट्स पेजेस। तुम भी उमर अकमल नहीं बनना पेपर में, तुमने क्या बनना है? ए आर कॉमरेड बनना है, अब्दुलरहमान बनना है, या खुद अपना आप बनाओ। तो क्या बनेगा? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, ये तो इजी है या इसमें भी डिफ़िकल्टी है? बताओ कमेंट में। उमर अकमल। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट।
आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द सेंटेंस क्या है? वी स्टेड इनडोर्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। यहाँ पे क्या हो सकता है? बिकॉज वर्ड यूज किया गया, तो बिकॉज किस में आता है? या तो वो किस में आएगा? स्टेड इंडोर्स बिकॉज हैवीली। तो बिकॉज जो है वो ऑफ कोर्स कंजक्शन है। ये तो इजी है यार, कंजक्शन तो बहुत इजी है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैथमेटिक्स डैश अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैथमेटिक्स इज, ठीक है, मैथमेटिक्स। आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा आया है, ओ भाई मैथ है यार, क्या हो गया भाई? बियोलॉजीज कहोगे या बायोलॉजी कहोगे, मैथमेटिक कहोगे या मैथमेटिक्स कहोगे, ये एस उसका पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स इज क्या है? मैथमेटिक्स इज यानी सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग सिंगल डिसिप्लिन्स। फील्ड लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स टेक सिंगुलर वर्ड्स। फिजिक्स भी वर्ड है, तो उसमें भी आप हमेशा इज लगाएंगे। फिजिक्स आर अ सब्जेक्ट या फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस। अच्छा, अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इंटरमीडिएट सिंटैक्स, प्रेपोजिशंस एंड वोकैबुलरी। मॉडरेट, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता है आप लोग काबिल हो यार, क्या हो गए, काबिल बंदे मेरे सामने बैठे हुए। सबसे पहला सेंटेंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रिंसिपल कंग्रेचुलेटेड द यंग टीचर डैश आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन। क्या बनेगा? द टीचर congratulated the young teacher on, बहुत ईजी है, congratulations on your success, ठीक है, आपने अमूमन सुना होगा। सो द वर्ब congratulate automatically takes the preposition on, ठीक है। ओके, उसके बाद choose the correct indirect speech। he said I have already finished my assignment। ये कैसे होगा? he said that he had already finished his assignment। he said that he had already finished his assignment, ठीक है। ये सी जो है इसका राइट ऑप्शन, बहुत इजी है। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे भाई, मैं यकीन मानो अगर आपको अभी पढ़ाने पे आऊँ ना, तो मुझे सच्ची में पूरा एक मंथ लगेगा सिर्फ समझाने में आपको, क्योंकि ये एक पेज नहीं, दो पेज नहीं, ये पूरा बुक है मेरे पास इसका, ठीक है, जो कि बड़े ही सीक्वेंस वाइज लिखे गए, तरतीब के साथ लिखे गए हैं। सो आई डोंट नो, पता नहीं आप लोगों को आते हैं या नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टेस्ट में अप्लाई करने जाएंगे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सामना आपको करना होगा। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द एंथीनिम ऑफ द वर्ड फ्रिजाइल। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। फ्रिजाइल का मतलब ऐसे समझो कि, मतलब मैं आपको एक हिंट देता हूँ यार, मेरा दोस्त बड़ा कमज़ोर बंदा है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, कमज़ोर। फ्रिजाइल का मतलब कमज़ोर है, तो वीक तो हो नहीं सकता, ठीक है, डेलिकेट भी नहीं हो सकता, ठीक है, ब्रिटल भी नहीं हो सकता। एक वर्ड बजाय, दैट इज़ रोबस्ट। फ्रिजाइल मीन्स ईजली ब्रोकन, ठीक है। रोबस्ट मीन्स स्टर्डी, यानी स्ट्रॉन्ग एंड हाईली रेजिलियंट, जो साबित कदम रहता हो। यार तुम तो बड़े ही रोबस्ट बंदे हो, मीन्स बड़े ही रेजिलियंट बंदे हो, बड़े ही स्ट्रॉन्ग बंदे हो। सच अ रोबस्ट गाय ही इज, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आइडेंटिफाई द बोल्डेड वर्बल। स्विमिंग इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस। क्या है ये हमारे पास? ये तो बड़ा इजी है। अच्छा, ये एक्चुअली में जेरेंड है, ठीक है। जेरेंड जो है वो हमारे पास तीन तरह के काम करता है। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट, जेरेंड आफ्टर प्रपोजिशन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ पे इसने एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, स्विमिंग इज़ एन एक्सेलेंट एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरफ लेके दूँ तो अब मैं कहूँगा आई लाइक रिसाइटिंग, मैं तिलावत करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे रिसाइटिंग जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। उसके बाद अगर मैं प्रपोजिशन के बाद लगाऊँ तो मैं, शी वेंट विदाउट सेइंग गुड बाय। शी वेंट, वो चली गई बगैर गुड बाय कहे। तो विद आउट हमारे पास यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है? एज अ प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब प्रपोजिशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब नीचे ये नहीं कहना कि सर विदाउट कैसे प्रपोजिशन है,
ठीक है, जिसमें कंपाउंड प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है, डबल प्रेपोजिशन है, और बताओ क्या क्या बताऊँ तुम लोगों को मैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो दैट्स योर विश। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये देखो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात आ गई। इफ इट रेन्स टुमारो द स्पोर्ट्स गाला डैश पोस्टपोन्ड। बहुत इजी है, यहाँ पे वो पैसिव वॉइस को यूज़ कर द। देखो जब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा तो अगला जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। मैंने आपको एक हिंट दे दी, बड़ा इजी हिंट दिया है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इफ़ क्लास जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पे जो होगा वो जो सेकंड क्लास होगी उसकी वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे विल बी जो है पोस्टपोन्ड, विल बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इस पे मुझे लड़कों ने बड़ा कहा है कि ये स्पेलिंग तुमने गलत बताया है पिछली वीडियो में फला फला। मैंने कहा चलो यार तुम्हारे लिए मैं दोबारा इंक्लूड कर देता हूँ। अखर्ड क्या बनेगा, चलो तुम लोग कमेंट में बताओ। O double C U double R E D occur. Double C and double R are required when adding a suffix to a multi-syllable word ending in a consonant. शायद ये एक नई गेम है, नई चीज़ है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है। ठीक है, occurred। उसके बाद a person who compiles a dictionary is structurally known as a, जो बंदा कंपाइल करते किसी डिक्शनरी को लिखता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। लैंग्विस्ट किसे कहते हैं, बल्कि ये तो मेरी फील्ड है ना, जैसे पीएस इंग्लिश मेरी डिग्री है, 2023 में कंप्लीट की है मैंने। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है हमने अच्छा खासा। ये नहीं कि बस हमने यूनिवर्सिटी लाइफ आईएलटीएस में गुजारी है, बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद सीएसएस के लिए बैठे हैं, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी खासी क्लियर हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो लैंग्विस्ट किसे कहेंगे, जो कि ज़बान के बारे में बताता हो या जानता हो, ठीक है, या ज़बान के बारे में रिसर्च करता हो, उसको लैंग्विस्ट कहते हैं। पश्तो के बारे में किसी ने रिसर्च करनी हो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी एंड द अदर व्हाट वी लैंग्वेजेस वी हैव, सराइकी। अगर आप इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़ इस पे अगर आप रिसर्च करते हैं, घुसते हैं, जैसे नॉम चॉम्स्की का नाम सुना, पता नहीं बीएस इंग्लिश वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं। अगर देख रहे तो भाई बताओ ना नॉम चॉम्स्की के बारे में, नीचे बताओ कमेंट में। नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। फिर इसी तरह फिलोलॉजिस्ट हैं, कार्टोग्राफर हैं, दे बोथ आर समथिंग एल्स। लेकिन लेक्सिकोग्राफर जो है किसको कहते हैं, प्रोफेशनल हु राइट्स, एडिट्स और कंपाइल्स डिक्शनरीज, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। अ प्रोफेशनल हु राइट्स, एडिट्स और कंपाइल्स डिक्शनरीज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सेंटेंस दैट यूजेस अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब्स कितने टाइप्स हैं मैं आपको क्या क्या बताऊं। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और बताओ, यही तो है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, दो और मेरे माइंड में, तो बहुत सारे टाइप्स। खैर अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट इट डज नॉट गिव क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे द बर्ड्स चेयर अर्ली इन द मॉर्निंग, द टीचर स्पोक सॉफ्टली, शी रोट अ ब्रिलियंट एसे ऑन जेंडर इक्वलिटी, द बेबी स्लेप्ट साउंडली। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं, बहुत ईजी है। रोट, जैसे यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, सी इज द, शी रोट अ ब्रिलियंट एसे ऑन जेंडर इक्वलिटी। रोट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ ब्रिलियंट ऐसे, मेकिंग इट अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये समथिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश यू एट द एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या होगा इसमें, हम्म, इसमें तीन ऑप्शन उसने दिए, मीट, मीटिंग, मेट या बी मीटिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, क्या होगा, आप लोग बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर टू मीट होगा, टू मीटिंग है। ठीक है, द प्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिक्वायर्स अ जेरेंट फॉर्म। जब लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा तो उसमें हमेशा जेरेंट लगेगा। जेरेंट मैंने आपको पहले बता दिया था, ये इसमें, ये जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था,
इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो ये चीज़ अभी सिर्फ नोट कर लेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू जब भी आएगा तो उसके साथ हम मीटिंग लगाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे भी तो लुकिंग है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू इज समथिंग एल्स, मीन्स आप उसको बिल्कुल ऐसा अपने माइंड में फिट कर लीजिए। जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आएगा तो उसके साथ हम मीटिंग लगाएंगे, ठीक है। व्हाट डज द ईडियम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका क्या मतलब है? इस ईडियम का क्या मतलब है? Something good that is not recognized at first, a strict religious custom, an event that causes immediate disaster to wish someone good fortune. Something good that is not recognized at first. ठीक है, स्टैंडर्ड idiomatic मीनिंग इसका ये बनता है, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड एट फर्स्ट, सो ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, द हायर यू क्लाइम द माउंटेन डैश इट बिकम्स टू ब्रेथ नॉर्मली, क्या होगा? द मोर डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट नहीं होगा, द मोर डिफिकल्ट होगा, ठीक है। पैरेलल कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, द हायर फिर टेस्ट 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 द मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसमें द मोर डिफिकल्ट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? टीचर, क्लासरूम, टेक्स्ट बुक, विजडम। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। टीचर को आप देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। क्लासरूम आप देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लासरूम को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। टीचर को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। विजडम, ये विजडम, अकल, उसको आप टच कर सकते हैं, अपने दिमाग में हाथ घुसा सकते हैं कि भाई अकल किधर है मेरी? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? विजडम। और ये जितने भी ये सारे कंक्रीट नाउन है, और ये जो सिर्फ विजडम है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेट, आइडिया और क्वालिटी दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, पाकिस्तान इज रिच इन नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज एंड साइंस लैंडस्केप्स, ये तो ईजी है। इन जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। इन द एडजेक्टिव रिच ऑटोमेटिकली टेक्स द प्रेपोजिशन इन, तो यहाँ पे रिच इन, रिच वर्ड हमेशा इन को कैरी करेगा, प्रेपोजिशन जब भी उसके साथ लगेगा तो वो इन लगेगा। सो द एडजेक्टिव रिच, यहाँ पे रिच जो है वो एडजेक्टिव की तरह है, ऑटोमेटिकली टेक्स द प्रेपोजिशन इन। अच्छा, उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, स्केर्सली हैड द इन्विजिलेटर distributed the question papers then the electricity went out, यानी लाइट का चले जाना, ठीक है। फिर बी है, ये तो ए है। बी क्या है? स्केर्सली हैड द इन्विजिलेटर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। सी क्या है? स्केर्सली द इन्विजिलेटर हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। डी क्या है? स्केर्सली हैड द इन्विजिलेटर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। स्केर्सली का क्या मतलब है? बमुश्किल, हार्डली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक किस्म का स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर में। सो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? स्केर्सली हैड द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। बी जो है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। बी जो है इसका राइट ऑप्शन। स्केर्सली एंड हार्डली आर पेयर्ड विद व्हेन, व्हाइल, नो सूनर इज पेयर्ड विद देन, यानी जो स्केर्सली और हार्डली इसको हमेशा किसके साथ रखा जाता है? व्हेन और किसके साथ? नो सूनर के साथ, ठीक है। और इसी तरह सॉरी, बल्कि व्हेन के साथ रखा जाए, लेकिन जो नो सूनर है उसको हमेशा पेयर किया जाता है, उसको रखा जाता है किसके साथ? देन के साथ, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन अलोंग विद अ सिस्टमेटिक स्टडी प्लान डैश एसेंशियल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग सेटअप्स। ये सेंटेंसेस आपके लिए, जवानों आपके लिए, और शहजादियों ये आपके लिए सेंटेंस। कैसे, क्या होगा इसमें? बड़ा इजी है, थोड़ा सोचे इसमें। उसने कहा है कि हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन अलोंग विद अ सिस्टमेटिक स्टडी प्लान डैश एसेंशियल टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इज, आर, इज, वर या बीइंग। इज जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इज इसेंशियल। आप सोच रहे होंगे कि सर दो दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, हार्ड वर्क डेडिकेशन अलोंग विद अ सिस्टमेटिक स्टडी प्लान, लेकिन अगेन इस चीज़ को देखिए, एक प्लान की बात हो रही है, इज जो है लगेगा।
Identify the specific type of underlying clauses. The book that you recommended to me has proven to be an invaluable resource. क्या बनेगा इसका? नाउन क्लॉज है, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज और पर्पस है। ये जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज है, पी। ठीक है, बिकॉज बुक मॉडिफाइज एंड इज इसेंशियल टू आइडेंटिफाइंग विच स्पेसिफिक बुक इज बीइंग डिस्कस्ड। मतलब बुक के बारे में तो बताया जा रहा है, लेकिन कौन से बुक के बारे में, कोई स्पेसिफिक बुक जो है वो डिस्कस हो रही है। ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल एंथोनिम ऑफ एब्स्ट्रेस? एब्स्ट्रेस क्या होगा इसका? एसोट्रिक, रिकॉन्डाइट, लूसिड, आर्केन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लूसिड। एब्स्ट्रेस मीन्स ऑब्सक्योर यानी हिडन एंड कॉम्प्लेक्स। लूसिड मीन्स क्लियर, ब्राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लूसिड जो है इसका राइट ऑप्शन। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ डैंगलिंग पार्टिसिपल एरर। क्या हो सकता है इसका? वॉकिंग डाउन द बिजी स्ट्रीट, अ ब्रेक फेल फ्रॉम द रूफ एंड हिट हिज शोल्डर। दूसरा है When he was walking down the busy street, a brake fell। यहाँ पे देखो अगेन वो डेंगलिंग पार्टिसिपल एरर की बात कर रहा है, जिसमें आपने सारी चीज़ें देखनी है, कोमा, पंक्चुएशंस, कैपिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखनी। तो वॉकिंग डाउन द बिजी स्ट्रीट, उसके बाद कोमा, अ ब्रेक फेल फ्रॉम द रूफ एंड हिट हिज शोल्डर। ए जो है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड? ये क्या हो सकता है? परस्पिशियस, visually clear and transparent, highly discerning, sharp and shrewd, mentally slow or dull, witted, exceptionally stubborn in nature। highly discerning, sharp and shrewd, इसका ये ऑप्शन है। ठीक है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद लास्ट 35 से 5 एमसीक्यूज रहेंगे, इसको देखते हैं। डैश फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवांस्ड कंडीशनल सेंटेंस। Dash known about the abrupt revision in the exam schedule, I would have adjusted my travel plans if I knew, had I knew, did या should I। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो है had एक। ठीक है, उसकी वजह क्या है? देखो जितनी भी चीज़ें सेंटेंस है उसमें सिर्फ थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, जैसे would have adjusted, तो यहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी had से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। The management committee expects candidates to adhere to the code of conduct। क्या होगा? ये तो अभी आप खुद चेंज करें, आप लोग खुद चेंज करें। It is expected by the management committee that candidates adhere to the code of conduct, standard conversion preserving clausical integrity। ठीक है, so it is expected by the management committee that candidates adhere to the code of conduct। बी जो है इसका राइट ऑप्शन। ओके, आखिरी 4 MCQs। Identify the grammatical status of the bolded word। This is the very textbook I was searching for in the market। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव है। ठीक है, और इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव की जब आप करते हैं यूज्ड एयर एज एन एडजेक्टिव मीनिंग एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टू एम्फेसाइज द नाउन। ठीक है, उसके बाद 38 की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस हाईली कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड। ब्यूरोक्रेसी, 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 क्या है करेक्ट स्पेलिंग? सोचिए। ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेट डीलिंग विद सब्जेक्टिव मूड। क्या है कि द सुपरवाइजर इंस्टेटेड दैट द एम्पिल स्टूडेंट submits his research proposal on time।
The supervisor insisted that the MPhil student submit his research proposal on time. The supervisor insisted that the MPhil student will submit his research proposal on time. फिर D है, the supervisor insisted that the MPhil student submitted his research proposal on time. So इसका जो B है वो right option है. The supervisor insisted that the MPhil student submit his research proposal on time. तो इसका जो है B right option है. ठीक है. The supervisor insisted that the MPhil student submit his research proposal on time. The demand verb insisted requires a mediative subjunctive structure using the bare base form submit without an s. ठीक है. submit को जगह आप submit के साथ आप s नहीं लगा सकते. मतलब इसको present indefinite tense या इन चीज़ों में लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, tense की तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं. Okay, last है. What type of sentence structure is this? Although the pedagogy section was incredibly challenging, Abdul Rahman passed the mock test. यानी मेरा नाम, ठीक है, मैंने मेंशन किया है. अब्दुल रहमान passed the mock test and he celebrated his success. तो बताओ ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस? ये एक्चुअली में बहुत ईजी है. ये एक्चुअली में कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. इसकी वजह क्या है? देखो, इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एडवर्बल क्लास आल्दो. ठीक है, सबसे पहले ये एक कौन सा क्लास कैरी करता है? डिपेंडेंट एडवर्बल क्लास आल्दो जो स्टार्ट. फिर जो है दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्लासेस लिंक्ड बाय द कंजंक्शन एंड. ये यहाँ पे जैसे एंड लगाया है ये, ठीक है. फिर आगे जो दो हैं उसमें में दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं. तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी डी जो है इसका राइट ऑप्शन है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपको बहुत सारा ग्रामर पोर्शन भी क्लियर हो गया होगा कि ग्रामर किस तरह का आ सकता है और उसको हमने कैसे टेक्निकली डील करना है. वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा. उससे मुझे किस्म की मोटिवेशन भी मिलती है और काम करने में फिर दिल भी लगता है बंदे का. जब मैं इधर नहीं कहता कि आप मेरी तारीफ़ करें, आपको जैसा भी जो भी लगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी देखें और नेगेटिविटी दोनों तरह आपको देखें. अगर सारी वीडियो पॉजिटिव लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन कर लीजिएगा. अगर नेगेटिव भी लगी है तो भी कमेंट सेक्शन कर लीजिएगा. आई रियली अप्रिशिएट. आई टेक क्रिटिसिज्म ऑन माई सेल्फ. आई डोंट even bother myself that I should hint someone or indicate someone that why you are pointing me out. ठीक है, मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं. आप मुझे आके किसी भी जगह क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बेशक व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन पे. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके अगेन ये साइंस सेक्शन से रिलेटेड होगी. सो वो भी इंक्लूडेड है, तो उसको भी मिस ना कर लीजिएगा. बड़े इंपॉर्टेंट 40 MCQs होंगे उसमें भी. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.